हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का फिर से ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पंजाब के जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं पीपीएससी के, वो सारे हमने इसकी सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करवाते हैं। कंप्यूटर क्लासेस भी आप देखते होंगे, जीके क्लासेस भी देखते होंगे और मैथ की क्लासेस भी हमारी चल रही हैं। ठीक है, तो आज हमने जो पीपीएससी ने जो पेपर कंडक्ट करवाए हैं, जैसे पीपीएससी का प्रिंसिपल का कॉलेज कैडर वाला पेपर है, उसके क्वेश्चंस और आगे जो दूसरे एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन, तो वो हम लेकर आए हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, होपफुली सभी को पिछली वीडियो समझ में आ रही होंगी, एंजॉय कर रहे होंगे। अगर किसी को भी कोई भी कमेंट करना होता है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करो। कोई पॉइंट आपको बताना है, कुछ चीजें डिस्कस करनी है, तो आप लोग वहां पे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो कमेंट्स कर दिया करो अगर कोई भी बात अगर आपको लगती है तो। चलिए देखो, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आया था। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 1000 चेयर्स पर डे। आपको ये बताया कि फैक्ट्री जो है 1000 चेयर बनाती है एक दिन में। ठीक है, एक दिन में बनाती है, पर ये नहीं बताया कि कितने घंटे काम करे, ऐसा कुछ नहीं बताया, बस एक दिन में 1000 चेयर बनाती है। व्हाट इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री पर आवर। हमसे प्रोडक्शन कैपेसिटी पूछी गई फैक्ट्री की पर आवर की। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन आपको दो तरीके, एक स्टेटमेंट 1 है, एक स्टेटमेंट 2 है। और देखो इसके जो आंसर वो कैसे होते हैं। स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। मतलब ऊपर जो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, आपने उसका आंसर निकालना है। क्या पहली स्टेटमेंट को यूज करने से ही मेरा आंसर आ जाएगा? ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट पर स्टेटमेंट 2 की मुझे जरूरत नहीं है। दूसरा क्या कहता है, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। दूसरी जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट, सिर्फ वही सफिशिएंट है, पहली स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या कहता है, बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट, कि दोनों मिलकर जो है ना वो तब कर पाएंगे। ठीक है, और चौथा कहता है ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, दोनों स्टेटमेंट से अलग अलग भी मैं आंसर निकाल सकता हूं। ठीक है, चलिए तो यहां पर उसने पूछा था कि व्हाट इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री पर आवर। सिर्फ पहले स्टेटमेंट 1 को देखो, फैक्ट्री वर्क्स फॉर 8 आवर्स अ डे। एक दिन में 8 घंटे काम करती है। हमें पता है भी एक दिन में चेयर बन कितने रही है, 1000। एक दिन में 1000 चेयर बन रही है, 8 घंटे जो काम हो रहा है, तो इसका मतलब एक घंटे में कितनी चेयर बन रही है, 125 चेयर्स पर आवर। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 अलोन जो है वो सफिशिएंट है आंसर करने के लिए। अब ऐसे ही अब आप स्टेटमेंट 1 को भूल जाओ, अब हमने स्टेटमेंट 2 को देखना है। स्टेटमेंट 2 कहते हैं कि फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 125 चेयर्स पर आवर। यहां तो जो उसने सवाल पूछा था वही खुद ही मेंशन कर दिया। व्हाट इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री पर आवर, यही पूछा था। यहाँ पे कह रहा है फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 125 चेयर्स पर आवर, तो ये तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट भी हो गया। तो इसका मतलब ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट को भी पढ़ के आंसर आ सकता है और दूसरी स्टेटमेंट को भी पढ़ के हमारा आंसर आ सकता है। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। समझ आया कैसे किया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विजिबल है सभी को, क्वेश्चंस वगैरह ठीक से दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी ठीक है, ओके दिख रहा है। अब व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपने इस चीज को समझना है, भी हमसे क्या पूछा गया है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो मैं ये देखना था क्या स्टेटमेंट 1 अलोन से रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, या स्टेटमेंट 2 अलोन से रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, या दोनों स्टेटमेंट को यूज करने पे आएगा, या फिर इनसफिशिएंट डाटा दोनों का यूज करके भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, यहाँ देखो आप थोड़ा और अच्छे समझ पाओगे। जैसे हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, पहली स्टेटमेंट कहती है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इसको ऐसे लिखना था, लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, और लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो कितनी बनी, 2:1। अब पहले सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट को देखकर क्या हमारा रेक्टेंगल का एरिया बनने वाला है वो मुझे पता नहीं है, तो अकेली फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, दूसरा, अब पहली स्टेटमेंट को आप भूल जाओ, फर्स्ट स्टेटमेंट को भूल जाओ कि आपने फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ा भी है। ठीक है, अब हम सिर्फ बात करेंगे पहले सेकंड स्टेटमेंट की, सिर्फ सेकंड वाली पढ़नी है, पहली स्टेटमेंट भूल जाओ। स्टेटमेंट 2 कहती है पेरीमीटर रेक्टेंगल का 24 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना है, 24 है। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी हो गई, 12। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ मिलाकर 12 हो गया, पर इसमें से लेंथ कितना है और ब्रेड्थ कितना है वो तो पता नहीं, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमारा क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ नहीं पता, ब्रेड्थ नहीं पता, तो एरिया तो नहीं आ पाएगा। मतलब अकेले स्टेटमेंट 2 से भी आंसर नहीं आएगा। इसको यूज नहीं कर रहे अभी हम स्टेटमेंट 1 को भूल चुके हैं।
सिर्फ अकेली स्टेटमेंट 2 से भी आंसर नहीं आ रहा। तो अगर अकेले अकेले से आंसर नहीं आ रहा तो दोनों का इकट्ठे यूज करके देखो कि फर्स्ट को भी यूज करो और सेकंड को भी यूज करो कि तब आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ का टोटल 12 है, लेंथ और ब्रेथ की रेशियो 2:1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 12, 1 रेशियो कितना हो गया 4, तो ये ब्रेथ आपके पास 4 हो गई और 2 रेशियो कितना हो गया 8, ये आपके पास हो गया 8। तो लेंथ आ गई और ब्रेथ आ गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखो, लेंथ ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 8 4 से कितना हो गया 32। तो दोनों स्टेटमेंट का यूज करने के बाद फिर उसके बाद आपका आंसर आएगा। आप समझ पाए कैसे बनाते हैं, क्योंकि पहली सिर्फ स्टेटमेंट को यूज किया तो उससे आंसर नहीं बना, सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट को यूज करूंगा उससे भी आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि लेंथ प्लस ब्रेथ 12 है, उसमें पता नहीं कि लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं दोनों को एक साथ यूज करूं तो मेरा आंसर बन रहा है। तो हमने कहा भी 2 + 1 3, 3 रेशियो की वैल्यू 12, 1 रेशियो 4, तो 4 रेशियो 8 हो, 2 रेशियो 8 हो गया हमारे पास। ठीक है, 1 रेशियो 4, तो 2 रेशियो कितना हो गया 8, लेंथ आ गई ब्रेथ आ गई, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 8 4 का कितना हो गया 32। ठीक है जी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बहुत डालते हैं। ठीक है, और देखो उसमें तो एक दो कोई क्वेश्चन आए थे जो भी हमने पीछे देखा, ये हमारा प्रिंसिपल कोएफिशिएंट वाला, एक दो क्वेश्चन आए थे, मैथ के ज्यादा नहीं आए थे। यहाँ पे पीपीएससी का असिस्टेंट इलेक्शन इंस्पेक्टर वाला जो पेपर था आपका, अभी पीछे रिसेंट में ही 5 मार्च को जो हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में क्या कहा कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ये होता है इनका टाइम टेकन, कि एक काम को करने के लिए कौन कितना कितना टाइम लगा रहा है। ठीक है, ए किसी काम को 18 दिन में और बी किसी काम को 12 दिन में। हम 18 और 12 का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारे पास आ गया 36, ये होता है हमारा टोटल वर्क। 36 हमारा क्या है टोटल वर्क है, और उसके बाद आप लोग निकाल लेते हो वन डे वर्क। उसके बाद हम क्या निकालते हैं वन डे वर्क, कि टोटल काम 36 है, ए उसको करने में 18 दिन लगाता है, तो 36 डिवाइड बाय 18, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। टोटल काम 36 है, बी उसको करने में 12 दिन लगाता है, तो 36 डिवाइड बाय 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। अब हमें क्या कह रहे हैं, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, इन दोनों ने इकट्ठे 6 दिन तक काम किया है। ठीक है, अच्छा जब दोनों अगर इकट्ठे काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे 5। जब दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम होगा। 6 दिन तक इन्होंने इकट्ठे काम किया, तो 5 × 6 काम कितना हुआ 30। ठीक है, काम कितना हुआ 30। अब देखो हमेशा ना जनरली ये पूछता था कि बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, बचा हुआ काम वो कौन कितने दिन में करेगा, पर इस बार ऐसे नहीं पूछा हुआ। इस बार क्या पूछा हुआ, ये अच्छा क्वेश्चन था कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड, कि जब इन्होंने 6 दिन तक काम कर लिया तो टोटल वर्क का कितना फ्रैक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। तो काम कंप्लीट कितना हुआ 30, काम कंप्लीट कितना हुआ 30, कितने में से 36 में से, तो कितना फ्रैक्शन हमारा काम कंप्लीट हुआ 5/6। ऊपर लिखना है जितना वर्क डन हुआ है, नीचे लिखना है टोटल वर्क कितना है, तो उतना ही तो हमारा कंप्लीट होगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितना फ्रैक्शन वर्क हमारा कंप्लीट हुआ, तो हमने कभी 30 कंप्लीट हुआ है, टोटल कितने में से 36 में से, तो 5/6 वर्क हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट कोशिश करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधे सीधे से क्वेश्चन दे रखे हैं इन पेपर से। क्वेश्चन तो जो बच्चा मतलब जिसने अगर एक बार भी कभी कोचिंग अगर उसने लगा रखी होगी ना बच्चे ने कभी भी, तो पेपर के क्वेश्चन ये ऐसे ही बन जाते हैं। ठीक है, ये तो वो क्वेश्चन है जो पहले पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में हम सिखा देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि कैन कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 30 डेज बाय वर्किंग 8 आवर्स पर डे। ठीक है, 30 डेज 8 घंटे काम कराते रहो, काम पूरा कर देगा। ठीक है, ये मेरा टोटल वर्क है। 30 डेज 8 घंटे काम कराते रहो, काम पूरा हो जाएगा। वो कह रहा है इफ इंक्रीज डेली वर्किंग आवर टू 10 आवर्स। ठीक है, डेली वर्किंग आवर टू 10 आवर्स बढ़ा तो कितने दिन उसको लगेंगे सेम प्रोजेक्ट करने में, वो हमसे पूछा है। तो कितने डेज अगर आपको लगेंगे अगर आपको वही सेम प्रोजेक्ट 10 आवर्स में करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ डेज इंटू आवर्स, यहाँ पे भी वही होगा डेज इंटू आवर्स। 30 डेज 8 घंटे काम करवा रहे थे, 240 आपके पास वर्क था। अब कितने डेज लगेंगे अगर आप 10 घंटे के हिसाब से काम कराओ, बस 0 से 0 काट दो
8 या 24, तो कितने डेज लगेंगे? 24 डेज। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल। इसी में वो मैन भी डाल देता है। ठीक है, होता क्या देखो, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स। ठीक है, MDH होता है, MDH मसाले, मैन डेज आवर्स। ठीक है, कि वो कहता है कि 10 मैन 4 दिन में 8 घंटे हुए काम करते हुए कितना काम करेंगे, इस तरह से लिखा जाता है। 10 मैन 4 दिन काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, इतना काम होता है। तो वहां पे वो पूछेगा कि मुझे कितने मैन चाहिए होंगे अगर मैं 10 दिन दे दूं और घंटे देने हैं 2, तो कितने मैन हमें लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम मैन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर बस मैन की बात नहीं की गई थी। ठीक है, तो डेज इंटू आवर्स लिखा सीधा। कॉन्ट्रैक्टर कैन कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 30 डेज बाय वर्किंग 8 आवर्स पर डे। 30 डेज इंटू 8 आवर्स पर डे, और उसकी इफ इंक्रीज डेली वर्किंग आवर्स टू 10 आवर्स, डेली वर्किंग आवर्स 8 के बजाय कितने कर दिए? 10 घंटे, तो उसको कितने लगने वाले हैं? 24 से। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्कर्स बता दिए। पिछले में सिर्फ डेज और आवर्स था ना, तो मैंने बताया था कि मैन इंटू डेज इंटू आवर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मैन इंटू डेज है। 6 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए टास्क इन 8 डेज। 6 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए टास्क इन 8 डेज। ठीक है, ये टोटल वर्क है। 6 वर्कर जो हैं 8 दिन में टास्क को खत्म कर देंगे। हाउ मेनी वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट अ सेम टास्क इन 4 डेज। कितने वर्कर्स मुझे चाहिए होंगे अगर वही टास्क मुझे कितने दिन में करना है? 4 दिन में करना है। ठीक है, तो 4 से यहाँ पे काट दो 2, तो 6 दूनी 12, 12 वर्कर्स चाहिए होंगे। ठीक है, कितने वर्कर्स लगेंगे? 12। सिंपल, समझ में आ रहा है? आपको यहाँ पे बोला गया कि 6 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 डेज। 6 वर्कर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, टोटल वर्क है। वही टास्क अगर मुझे 4 दिन में करवाना हो तो कितने वर्कर चाहिए होंगे? तो वर्कर चाहिए होंगे उसके डबल, तो कितना आ जाएगा? 12 डेज। 8 दिन का काम अगर आपको 4 दिन में करवाना है, तो दिन आपने अगर हाफ कर दिए तो वर्कर को डबल करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा हम कह सकते थे कि अब आपके 6 की जगह कितने वर्कर लगेंगे? 12। ठीक है, चलो बनाओ। वीडियो को पहले पॉज कर लिया करो, देखा करो कि आप ये जो प्रीवियस ईयर पेपर से जो क्वेश्चंस होते हैं कितने आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो। इनको सॉल्व कर पाओगे तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी भी, हाँ भी आपको चीजें आती हैं। तो वीडियो को पहले पॉज करो, खुद से सॉल्व करो क्या आपका आंसर बनता है, और उसके बाद मेथड भी मैच किया करो भी। आप जो मेथड लगा रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा लॉन्ग मेथड आप यूज करते हो, तो उसके लिए जो शॉर्ट मेथड होता है उसको यूज किया करो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाओ। देखिए, when the price of a product decreased by 20%, the number sold increased by 50%. What was the effect on the total revenue? ठीक है, price into sale is equal to क्या होता है आपका? रेवेन्यू। ठीक है, प्राइस इंटू सेल हमारा क्या होता है? रेवेन्यू। जैसे अगर मैं प्राइस की बात करूं कि ओरिजिनल प्राइस कितना था और न्यू प्राइस कितना कर दिया, उसने कहा प्राइस जो है ना प्रोडक्ट का डिक्रीज कर दिया 20% से। 20% डिक्रीज होता है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। 20/100 1/5। 1 मेरा डिक्रीज हुआ है, 5 मेरा ओरिजिनल प्राइस था, तो फाइनल प्राइस आपका 5 माइनस 1 कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। ये चीजें लिखने की नहीं होती है, ये चलो मैंने आपको लिख के दिखा दिया, ये आपने मन में ही करना होता है कि प्राइस 20% डिक्रीज हो रहा है, 20% 1/5 होता है, तो 5 अगर प्राइस है तो 5 माइनस से कितना कर दिया? 4 कर दिया। सेल, सेल जो है वो 50% से बढ़ रही है। 50% तो 1/2, तो मतलब 2 से कितना हो गया? 3 बढ़ रही है। 2 से कितनी होगी? 3। सेल जो है 50% से क्या हो रही है? इंक्रीज है, तो 1/2 मतलब 2 से 2 प्लस कितनी होगी? 3। प्राइस इंटू सेल करोगे तो रेवेन्यू बनेगा, प्राइस इंटू सेल करोगे तो आपका क्या होगा? रेवेन्यू होगा। 5 टू द 10, पहले आपका रेवेन्यू 10 था, 4 टू द 12, अब आपके पास कितना है? 12 है। तो आपका रेवेन्यू में इंक्रीज कितने का हुआ? 2 का। कहां से? 10 से, इंटू 100। ठीक है, तो 20% का हमारा रेवेन्यू में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है, समझ पाए कि 20% का हमारा रेवेन्यू में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हुआ?
इसी को नेट इफेक्ट से भी हम बना सकते हैं। नेट इफेक्ट से भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने नेट इफेक्ट का फॉर्मूला सीखा होगा, ये मैंने फ्रैक्शन से आपको बताया कि प्राइस इंटू सेल हमारा क्या होता है, रेवेन्यू। प्राइस हमारा 20% कम हुआ, मतलब 5 से कितना हो गया, 4। सेल हमारी 50% से बढ़ गई, मतलब 2 से कितनी हो गई, 3। तो रेवेन्यू प्राइस इंटू सेल रेवेन्यू होता है, तो 5 इंटू 10, पहले रेवेन्यू था 10, अब रेवेन्यू हो गया 12। तो रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ 2 का, कहाँ से, 10 से, तो 20% का इंक्रीज है। ठीक है, एक नेट इफेक्ट का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा हुआ होगा, नेट इफेक्ट x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय 100। ठीक है, जब दो चीजों का इफेक्ट आपको किसी एक सिंगल वैल्यू के ऊपर पड़ता है, ठीक है, जब दो परसेंटेजेस का इफेक्ट किसी एक सिंगल वैल्यू के ऊपर पड़ता है, तो उसका जो नेट इफेक्ट आने वाला है वो हम निकाल लेते हैं। जैसे प्राइस अगर आप एक प्रोडक्ट का कम करते हो तो जो आपका रेवेन्यू होगा उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, लेकिन सेल अगर आपकी बढ़ गई है तो जो आपका रेवेन्यू उसी के ऊपर इफेक्ट आना है। तो दोनों का इफेक्ट ऊपर सेम ही वैल्यू के ऊपर पड़ रहा है, तो यहाँ पे हमें नेट इफेक्ट निकालना है कि एक चीज को बढ़ाया एक चीज को कम किया तो नेट इफेक्ट निकल कर क्या आया। ठीक है, कि रेवेन्यू पे क्या हो रहा है, कि इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रहा है। अब इसमें क्या करते हैं भी, एक एक्स हमारा 1% है, वाई हमारी दूसरी परसेंटेज है। ठीक है, जो परसेंटेज इंक्रीज होती है उसको लिखेंगे प्लस में, और जो परसेंटेज डिक्रीज होती है उसको लिखेंगे माइनस में। प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो रहा था तो आपने माइनस का 20 लिखना है, सेल हमारी इंक्रीज हो रही है तो आपने प्लस का 50 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर x की जगह पर माइनस का 20 लिखोगे, y की जगह पे प्लस का 50 लिखोगे डिवाइड बाय 100। ठीक है, -20 प्लस 50, ये प्लस का 30 हो गया, यहाँ 1 0 हमारे पास ये कट गई। ठीक है, 2 5 10 आ गया माइनस का, तो 30 माइनस 10 कितना आ गया, 20। प्लस में 20 आ रहा है तो इसका मतलब 20% का क्या है, इंक्रीज है। तो हम इसको भी यूज करके बना सकते हैं। तो कभी भी किन्हीं दो परसेंटेजेस का इफेक्ट अगर किसी एक सिंगल वैल्यू पे पड़ता है तो वहां पर आप नेट इफेक्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नेट इफेक्ट के लिए, ये नेट इफेक्ट के लिए बताया कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100। एक्स हमारी एक परसेंटेज है, वाई हमारी दूसरी परसेंटेज है। ठीक है, तो जो परसेंटेज डिक्रीज है उसको लिखेंगे माइनस में, परसेंटेज डिक्रीज माइनस में, और जो इंक्रीज है उसको लिखेंगे प्लस में। ठीक है, तो -20 इंटू 50 बाय 100, तो कितना आ गया, 20% का इंक्रीज। ठीक है जी, चलिए साथ में देखो ये जानकारी लेना भी बहुत जरूरी है कि अगर आप इस तरीके की तैयारी करना चाहते हैं कि एग्जाम में अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए और आप ये चीजें बना पाओ, आपको सारे मेथड्स वगैरह आपको पता हो, तो उसके लिए आपको किसी अच्छी जगह पे जाके तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसी के लिए हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर आप कोई भी ऑफलाइन कोचिंग लगाना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप बैंकिंग के लिए करना चाहते हैं, एसएससी करना है, स्टेट जॉब आपने पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए करना है, ठीक है, तो आप हमारे किसी भी इंस्टीट्यूट सेंटर को आप ज्वाइन कर सकते हो। हर जगह पर आपकी डेली 3 से 4 घंटे क्लासेस होती हैं, 4 से 5 महीने कोर्स का ड्यूरेशन आपका रहता है। स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह ये सब आपको फ्री मिलेंगी। मॉक टेस्ट आपके हर वीक चलते हैं, एवरी वीक मॉक टेस्ट होते हैं, और ऑल वीडियो कोर्स एक्सेस आपको फ्री मिलेगा। 1 साल के लिए ना वीडियो कोर्स का एक्सेस आपको फ्री मिलता है। ठीक है, और लाइफ टाइम ग्रीन कार्ड मिलता है टिल सिलेक्शन के लिए। और फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए बैचेस के रिगार्डिंग तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये हमारे हेड ऑफिस चंडीगढ़ का नंबर है। ठीक है, कोई अगर नियर बाय ब्रांचेज में जाना चाहता है, चंडीगढ़ के अलावा किसी और ब्रांच में जाना है, तो चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जालंधर, गुरदासपुर, इन ब्रांचेस को आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, किसी को लगता है ऐसा कि नहीं सर हम मैथ आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो मैथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मोहाली फेज 7 में आप हमारी ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी राखी के बाद 3:30 का एक नया बैच स्टार्ट होगा, तो जो बच्चे करना चाहते हैं, तो इसमें मैं मैथ पढ़ाऊंगा सारा। ठीक है, तो जो बच्चे करना चाहते हैं तो वो आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे सेंटर्स पे नहीं आ सकते वो ऑनलाइन अगर कोचिंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए भी सारा देखो वीडियो कोर्स अवेलेबल है फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, वीडियो कोर्स सभी एग्जाम के लिए मिलेगा, फुल सिलेबस है उसमें कवर होगा, 500+ वीडियोज हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, डेमो वीडियोज आप देख सकते हो, फ्री क्विज और मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, और कैन वॉच एनी नंबर ऑफ टाइम, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप वीडियो को देख सकते हो, वैलिडिटी आपको मिलेगी पूरे 1 साल की। ठीक है, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई बच्चा वीडियो भी नहीं ले रहा है, क्लासेस लगाने भी नहीं आ रहा है, बच्चा सोचता है कि हम नोट से पढ़ लेंगे, तो जो बच्चा नोट से करना चाहता है तो आपको हर एग्जाम के नोट्स भी अवेलेबल हैं, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। 4000 रुपए के आपको वो नोट्स मिलेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन में उसमें फ्री मिलते हैं,
नोट्स आपके लेकिन इंग्लिश मीडियम में रहेंगे, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। स्टडी मटेरियल वगैरह, बुक्स वगैरह सब कुछ आपको उसमें प्रोवाइड होगा। चलिए जी, आ जाते हैं हम वापस अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। ये देखो तीसरा पेपर कौन सा है, पीपीएससी का लेक्चरर का मेडिकल लैब का, जो 21 मार्च 2024 को हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ बच्चे तो ना रेशियो ढूंढते रह गए, जैसे आप भी इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन को भी आप अपने आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए थे। आप लोगों को वैल्यूज विजिबल है इसमें? वैल्यूज दिखाई तो दे रही है, फिर भी मैं बताता हूँ, पॉइंट्स वगैरह लगे हुए हैं, जो जो हमारे यूज होनी है वो मैं बताता हूँ। देखो फॉलोइंग लाइन ग्राफ, ही लाइन ग्राफ है, गिव द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट बाय अ कंपनी टू द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम दैट कंपनी ओवर द पीरियड 95 to 2000। रेशियो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट, इंपोर्ट से एक्सपोर्ट की रेशियो है ये, ठीक है। 1995 में, 96 में, 97, 1990। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर रेशियो का है, यहाँ पे तो एक वैल्यू लिखी हुई है, तो यहाँ पर ये इसी तरीके से जब भी लाइन ग्राफ आता है ना, और अगर आपको दो चीजों की रेशियो बता रखी हो, जैसे आपको ये वैल्यूज दी जाती है, कैसे ये वैल्यूज हैं, ठीक है। जैसे ये 95 में 0.65 है, मैं वैसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि 95 में जैसे 0.65 है, इसका मतलब हुआ 65/100। आप 5 के टेबल पे काटोगे 13 और ये 20, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो रेशियो है वो आपकी 13:20 है, समझे। इस चीज की सबसे पहले क्वेश्चन में बात की गई है कि 1995 में 0.65 है, यही हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की रेशियो है। 0.65 का मतलब 65/100, तो ये हुआ 13/20। ऊपर वाला पार्ट आपका इंपोर्ट, नीचे वाला पार्ट आपका एक्सपोर्ट। यहाँ पे इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन हमें समझने पड़ेंगे आगे। चलिए, तो ये जो हमारा सवाल था इसको हम देख लेते हैं। ये सवाल क्या था, इंपोर्ट इन 1998 अमाउंटेड टू ₹250 करोड़। 1998 में, आप 98 में जाओ, 1.25 है, ठीक है। 1.25 पॉइंट हटाकर नीचे 100, 25 के टेबल में काट दिया 5:4, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 98 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की रेशियो 5:4 है, ठीक है। इंपोर्ट 98 में जो है ना वो 250 करोड़ है, ठीक है। इंपोर्ट 5 रेशियो की वैल्यू 250 करोड़ है, एक रेशियो आपका 50 हो गया, 4 रेशियो एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा आपके पास, 200 करोड़, ठीक है। एक पॉइंट पहले हमने बनाया कि 1998 का हमें 250 करोड़ का इंपोर्ट बता रखा था, तो 250 करोड़ का इंपोर्ट था, 5:250, तो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट निकाल लिया, कितना हो रहा है, 200 हो रहा है। आगे क्या है, टोटल एक्सपोर्ट आपको बता रखा है 98 और 99 का मिलाकर 500 करोड़ है। 98 और 99 का एक्सपोर्ट मिलाकर 500 है, 98 का एक्सपोर्ट यहाँ पे 200 है, तो इसका मतलब वहां पर 300 होगा 99 में। 99 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की हम रेशियो बनाते हैं। 99 देखो भी कितना है, 1.4, 1.4 मतलब 14/10, 2 से काट दो 7/5, तो 7:5 हो गया, ठीक है। 99 की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रेशियो, एक्सपोर्ट ये मिलाकर 98 का और 99 का, 98 का और 99 का एक्सपोर्ट मिलाकर 500 है, 200 ये है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 300 होगा, ठीक है। तो आप लिखोगे ना 5 रेशियो की वैल्यू 300 करोड़, करोड़ में एक रेशियो कितना हो गया, 60 करोड़, तो 7 6 42, तो 420 करोड़ हमारा आंसर बी ऑप्शन। समझ पाए भी क्या चीज थी, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की रेशियो को आपने समझना था, ठीक है। इंपोर्ट 98 में 250 करोड़ है, पहले यहां से हम एक्सपोर्ट निकाल लेंगे। 98 को हमने देखा 1.25, 125 अंडर 5:4, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रेशियो 5:4, ठीक है। यहाँ पर 5 रेशियो की वैल्यू आपको 250 करोड़ दे रखी थी, एक रेशियो 50, 4 रेशियो कितना आ गया, 200, तो 1998 का एक्सपोर्ट निकाल लिया 200 करोड़ है। अब 98 और 99 का एक्सपोर्ट मिलाकर 500 था, ठीक है। 99 वाले की भी हमने 99 की वैल्यू कितनी है, 1.4, यहां से भी हमने रेशियो बना ली 7:5 है। अब ये वाला एक्सपोर्ट, ये वाला एक्सपोर्ट मिलाकर 500 है, तो उसमें से ये 200 है, तो ये कितना होगा, 300 होगा, और मुझे फाइंड ये करना था, तो हमने कहा 5:300, 1:60, तो 7 रेशियो कितना होगा, 420,
420 करोड़ हमारा क्या आ गया, इम्पोर्ट इन 1999। समझ में आया? बस डायग्राम को देखने का ही तरीका था, अगर आपको डायग्राम देखना आ गया तो आप क्वेश्चन निकाल लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। What was the percentage increase in import from 97 to 98? ठीक है, 97 से 98 में हमारा इंपोर्ट में कितने इंक्रीज हुआ। ठीक है, इंपोर्ट में कितने इंक्रीज हुआ। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 97 में ये है, 98 में ये है, 0.35 से 1.25 का डिफरेंस हो गया हमारा, 0.90 हो गया, तो 0.90 का इंक्रीज हुआ, 0.35 से इंटू 100 कर देंगे तो वो सोचेंगे आंसर आ गया, वो गलत है। ठीक है, आप यहाँ से आंसर निकाल ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास 97 और 98 की वैल्यूज नहीं है, ये तो सिर्फ आपका एक रेशियो का पार्ट है। ठीक है, अब 97 का रेशियो कंपैरिजन आप 98 से कर नहीं सकते, उनके बीच में कोई भी लिंक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका बनना था ना, तो वो क्या रहेगा, डाटा इनएडिक्वेट। ठीक है, जब भी ये कंपनी का एक्सपेंडिचर ग्राफ वगैरह का जैसे प्रॉफिट वगैरह का ये आता है ना, तो अगर आपको किसी एक ईयर के प्रॉफिट या एक्सपेंडिचर की वैल्यू दे रखी हो और बिना किसी इंफॉर्मेशन के नेक्स्ट वाले की पूछ ले, तो नेक्स्ट वाले की आप फाइंड नहीं कर सकते हो। इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर वर द एक्सपोर्ट मोर देन द इंपोर्ट। एक्सपोर्ट जो है ना वो इंपोर्ट से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा कम ज्यादा इसमें देखो कैसे देखेंगे, जैसे मैंने बताया था भाई 0.65 है, 0.65 मतलब 65 बाय 100, तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी रहेगी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी रहेगी। ठीक है, हमें ये ऊपर वाला इंपोर्ट है, नीचे वाला क्या है आपका एक्सपोर्ट है। ठीक है, कितने ऐसे साल हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा हो। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ज्यादा हो, तो एक्सपोर्ट हमारा तब ज्यादा होगा जब वैल्यू आपकी एक से छोटी है। एक्सपोर्ट आपका तब ज्यादा होगा वैल्यू से छोटी है, क्योंकि जब वैल्यू एक से बड़ी है 1.25, तो यहाँ पर इंपोर्ट ज्यादा है, यहाँ पर भी इंपोर्ट ज्यादा है, तो एक्सपोर्ट ज्यादा कब होगा, जब वैल्यू एक से छोटी है, जैसे 0.65, 0.85, 0.35, 0.95। तो एक्सपोर्ट कितने साल में ज्यादा है, 4 साल में, क्योंकि ऊपर 85 है नीचे 100, तो नीचे बढ़ा, ऊपर 35 नीचे 100, ऊपर 95 नीचे 100, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है। तो कितने साल लगे, 1, 2, 3 और 4, तो 4 साल में हमारा जो है ना वो एक्सपोर्ट क्या है, ज्यादा है। समझ के पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, तो बस देखो क्वेश्चन को देखने का नजरिया है, आप आराम से देखोगे बहुत आसानी से ये वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी भी मेहनत आप लोगों ने कर रखी हो ना, तो पेपर निकालना कोई मुश्किल नहीं है। अब ये देखो, ये पीपीएससी का लेक्चरर का मेडिकल लैब का है, पिछला कौन सा था, पिछला भी तो मेडिकल लैब वाला ही चल रहा है। ठीक है, ये भी मेडिकल लैब वाले के अंदर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया, पहले जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया था वो किसी और पेपर में आया हुआ था। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं देखो, और वही पॉज करके आप इसको बना लो, आप बिल्कुल बना सकते हो इसका आंसर, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल देते नहीं है। एक्स किसी काम को 20 डेज में, वाई उसी काम को 25 डेज में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये होता है इनका टाइम टेकन, कि एक काम को करने के लिए कौन कितना कितना टाइम लगाता है। 20 और 25 का एलसीएम, 20 और 25 का एलसीएम लेना कितना आएगा, 100। ये क्या है, मेरा टोटल वर्क है। ऐसी वैल्यू हमने लेनी होती है जो 20 और 25 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो 20 और 25 का हमने मल्टीपल ले लिया 100, वो 100 आपका क्या होगा, टोटल वर्क होगा। ठीक है, फिर आपने निकालना होता है 1 डे वर्क। टोटल काम 100 है, इसको एक्सक्यूज करने में 20 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 5। 100 डिवाइड बाय 25 एक दिन में कितना करेगा, 4। ठीक है, क्वेश्चन में देखा कि इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। ठीक है, इन्होंने दोनों ने इकट्ठे 5 दिन तक काम किया है। ठीक है, एक दिन में कितना काम करते हैं, 9, 5 दिन में कितना काम करेंगे, 45। 45 काम कर दिया तो बच कितना गया, 55 काम बच गया। वाई लीव, वाई छोड़ के चला गया, वाई छोड़ के चला गया तो काम कौन करेगा, एक्स करेगा, तो अब ये 55 काम बचा होगा। देखो डेज कैसे आते हैं, डेज आते हैं कि जो भी आपने वर्क करवाना है वो डिवाइड बाय 1 डे वर्क, जो भी आपने टोटल वर्क करवाना है डिवाइड बाय 1 डे वर्क। अब मुझे वर्क कितना करवाना है, 55, करवाना किससे है, एक्स से है, एक्स का 1 डे वर्क कितना है, 5 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 डेज। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या था, एक्स किसी काम को 20 डेज में कर रहा है, वाई उसी काम को 25 डेज में कर रहा है, एलसीएम लिया 100 आ गया, यहाँ पे 5 यहाँ पे 4। ठीक है, तो 1 डे वर्क दोनों का मिलाकर कितना हो गया, 9 हो गया।
दोनों ने ना इकट्ठे 5 दिन तक काम किया, एक दिन में 9 करते हैं, 5 दिन में कितना करते हैं 45। 100 में से 45 कर दिया तो बचा कितना 55। बचा हुआ 55 काम जो है ना वाई तो छोड़ के चला गया, तो वाई छोड़ के चला गया तो करेगा कौन, एक्स करेगा। एक्स एक दिन में 5 करता है, 55 काम को करने में कितने डेज लगा देगा, 11 डेज। ठीक है, तो आसान आसान से ये सवाल होते हैं पेपर में जो आप बना सकते हो। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी भी क्या ना कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि परमुटेशन प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट छोड़ देते हैं, बाद में कोई एक आसान सा क्वेश्चन आना होता है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन आ गया, आपने तो प्रोबेबिलिटी पढ़ी नहीं होती, आप उस आसान क्वेश्चन को भी छोड़ देते हो कि भाई प्रोबेबिलिटी तो हमें आती नहीं, पता नहीं क्या ही पूछ लिया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते होते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल रिसीव एन ए बी और सी ग्रेड आर 0.50, 0.28 एंड 0.22। प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट को ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड मिले तो ए ग्रेड की प्रोबेबिलिटी 0.50, बी ग्रेड की प्रोबेबिलिटी 0.28, सी ग्रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.22। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल रिसीव एट लीस्ट बी ग्रेड। वो कह रहे कि कम से कम उसको बी ग्रेड तो मिले ही, ठीक है, बी मिल सकता है या फिर उससे हायर वाला मिल सकता है, ठीक है, ए ग्रेड, एटलीस्ट बी, कम से कम बी मिले, तो बी हमारे पास कितना है 0.828, तो बी मिलेगा या फिर ए मिलेगा, ए मिलेगा 0.50, तो मतलब कि पॉइंट आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.78। ठीक है, स्टूडेंट को एटलीस्ट बी ग्रेड मिले तो बी भी मिल सकता है और ए भी मिल सकता है, तो बी और ए की प्रोबेबिलिटी को हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया 0.78। ठीक है, तो इतने आसान आसान क्वेश्चन ये आपके आ रहे हैं पेपर में। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसने वेन डायग्राम का थोड़ा सा भी कंसेप्ट सीखा होगा, पढ़ा होगा, तो वो इजीली यहाँ से इसको बना सकता है। ठीक है, कोशिश करो बनाओ, पहले पहले मेरे बनाने से पहले खुद बनाओ। इन सर्वे ऑफ 500 पीपल, 500 पीपल का सर्वे था, 280 पीपल को पिज्जा मिलता है, 220 पीपल को क्या मिलता है, बर्गर मिलता है, और 180 पीपल को दोनों पिज्जा बर्गर दोनों अच्छे लगते हैं। हमें वो बताना जिनको पिज्जा बर्गर अच्छा नहीं लगता। हाँ भाई होंगे भी, ऐसे भी लोग होंगे। देखो टोटल तो 500 बंदे थे ना, जरूरी नहीं है कि 500 के 500 बर्गर पिज्जा खाते ही हो। ठीक है, पिज्जा जो अच्छा लग रहा है वो 280 लोगों को, ये पूरा सर्कल। बर्गर जो अच्छा लग रहा है वो 180 लोगों को। ठीक है, ओ सॉरी, 180 से पहले तो कुछ और भी था, 220 था। पिज्जा जो अच्छा लग रहा है वो 280 को, बर्गर जो अच्छा लग रहा है वो कितने को, 220 को, और 180 पीपल ऐसे हैं जिनको पिज्जा बर्गर दोनों चाहिए, इनको पिज्जा बर्गर दोनों चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल पिज्जा वालों की वैल्यू थी। हम ये पार्ट निकालने भी ओनली पिज्जा किसको लाइक है, तो 280 में से 180 निकाल दो तो 100 वो आ गए जिनको ओनली पिज्जा ही पसंद है, जो सिर्फ पिज्जा ही खाते हैं। 220 बर्गर खाने वाले हैं, उसमें से 180 बोथ खाने वाले हैं, तो 40 सिर्फ ऐसे हैं जो ओनली बर्गर खाते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, ओनली पिज्जा खाने वाले लोग 100, ओनली बर्गर खाने वाले 40, जो बर्गर पिज्जा दोनों ही पेल दिए उन्होंने, वो कितने 180, 180 प्लस 40 220, 220 प्लस हो कितना हो गया 320, 320 तो वो लोग हो गए जो कुछ ना कुछ तो खा रहे हैं, चाहे वो पिज्जा खा रहे हैं, चाहे वो बर्गर खा रहे हैं, चाहे वो दोनों खा जा रहे हैं। तो टोटल 500 लोग थे, 500 में से ये 320 निकाल दो तो 180, 320 निकाल दो, 180 ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं खाते हैं। ठीक है, ना ही ये पिज्जा खाते अच्छा लगता है इनको, ना ही बर्गर अच्छा लगता। ठीक है, देखो टोटल पिज्जा खाने वाले 280, टोटल बर्गर खाने वाले कितने 220, पिज्जा बर्गर दोनों खाने वाले कितने 180। इस 280 टोटल में से जो बोथ वाला पार्ट है 180 माइनस करोगे तो ओनली पिज्जा खाने वाले आगे 100। इस टोटल 220 में से बोथ वाला पार्ट माइनस करोगे तो 40 आ गए ओनली बर्गर खाने वाले। ठीक है, तो ओनली पिज्जा खाने वाले 100 लोग, ओनली बर्गर वाले 40, दोनों खाने वाले 180। ये हमने टोटल किया, 320 लोग ऐसे हो गए जो चाहे पिज्जा खाते हैं, चाहे बर्गर खाते हैं, चाहे दोनों ही पेल देते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी कितने लोग रह गए, क्योंकि सर्वे तो 500 पे हुआ था, तो 500 में से 320 निकाल दो, 180 लोग हो गए जो ना ही बर्गर खा रहे ना ही पिज्जा खा रहे। ठीक है, ये बनाओ, ये दिखाई भी दे रहा है क्वेश्चन में, डिवाइड मल्टीप्लाई समझ में आ रहा है। समझ तो आ रहा है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो क्या क्या था, 81 इंटू, यहीं पे देख लेना, 81 इंटू
16/25 और उसकी पावर है आपके पास x+2। ठीक है, और इसके ना डिवाइड में देखो, ये चीज जो है ना इसके डिवाइड में, डिवाइड का साइन लगा हुआ है, ये मल्टीप्लाई में थी एक वैल्यू है, इसके डिवाइड में वाला पार्ट है 3/5 की पावर 2x+4, उसको उधर ले जा रहा हूँ मैं, उसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। देखो मैं उसको मैं उधर ले गया, जो डिवाइड में था वहां पे 3/5 और उसके ऊपर पावर आपके पास कितनी थी 2x+4। ठीक है, और ये हमारा मल्टीप्लाई था किसके साथ 144 के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। 81 इंटू 16/25 उसकी पावर x+2, ये डिवाइड में था तो डिवाइड वाले को मैं उधर मल्टीप्लाई में ले गया कि 144 इंटू 3/5 और उसकी पावर है 2x+4। ठीक है, अब ये पावर वाले क्वेश्चन हमारे तब सॉल्व होते हैं जब ऊपर वाली पावर की वैल्यूज आपके पास सेम रहे, कि अगर यहाँ पर कहीं पर x+2 बन रहा है तो वहां पर भी कुछ करके x+2 ही बने। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास कुछ करके क्या बने x+2 ही बने। ठीक है, या तो इसको मैं 2x+4 बना लूं, ठीक है, या तो मैं इसको 2x+4 बना लूं या मैं उसको x+2 बना लूं। ठीक है, जैसा भी आप करना चाहते हैं दोनों तरफ से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते क्या, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ का ना हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो जब आप 2 कॉमन लोगे ना यहाँ पर बन जाएगा आपके पास 9। ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा आपके पास 25। ठीक है, और वहां से 2 आपने ले लिया है तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा x+2, यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा x+2। ये वाला स्टेप समझ में आया, नहीं आया हुआ है ना, मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये 3/5 की पावर 2x+4 था, मैं ये कह रहा था कि 3/5 है, इसमें से आप स्क्वायर जो है कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया इसमें से, यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला, इधर x+2 हुआ तो 3/5 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 9/25 और उसकी पावर x+2। ठीक है, ताकि मेरा इस साइड उस साइड वो क्या बन जाए x+2 वाला पार्ट सेम बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया, 3 का स्क्वायर 9 लिखा, 5 का स्क्वायर 25 लिखा, इधर x+2 आया। ठीक है, ये काम हम कर लेते हैं। अब समझ में आ गया कि हमने क्या किया है वहां पे, तो उधर मैंने 9/25 की पावर x+2 लिख दिया। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है वो काट देते हैं, है ना, इसको हटाओ, जो कैंसिल हो रहा है हमारे पास उसको हम काट देते हैं, फिर देखते हैं क्या बचता है। यहाँ पर क्या करो भाई, और आपने इस क्वेश्चन को खुद से एक बार करके देखना कि बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। देखो ये हमारा पूरा पार्ट कट जाएगा, 25 की पावर x+2 यहाँ पर भी है, 25 की पावर x+2 यहाँ पर भी है, तो 25 समझ लो कट गया। x+2 मत काट देना क्योंकि x+2 के दोनों के साथ है। देखो ये भी समझा देता हूँ, जैसे 16 की पावर x+2 और नीचे 25 की पावर x+2, ये दोनों के लिए है ना ये, और उधर भी आपके पास 9 की पावर x+2 था और नीचे 25 की पावर x+2 था, तो मैंने इस पार्ट को काट दिया, तो ये वाला पार्ट तो बच गया ना मेरे पास, ये 16 की पावर x+2 और 9 की पावर x+2 ये तो बच जाएगा, नीचे वाला पार्ट हमारा कैंसिल हुआ है। ठीक है, अब आपको करना कुछ ऐसा है कि आपकी तरफ दोनों तरफ आपके सेम हो जाए, कुछ और भी कैंसिल करते हैं। देखो 81 144 काटते हैं, 9 9 जा, इसको काटो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, देखो आपके पास है ना यहाँ पे 9 इंटू 16 की पावर x+2, इधर क्या है 9 की पावर x+2 और मल्टीप्लाई में क्या आ गया आपके पास 16, तो ये जो x+2 वाला है उसको इधर ले आओ, इसके नीचे 16 की पावर x+2, इस 9 को ले आओ इधर इसके नीचे 9 की पावर x+2 और उस 9 को उधर ले जाओ, तो 16/9 हो गया। तो यहाँ पे वही इनका हम कॉमन लिख सकते हैं ऊपर 16/9 और उसकी पावर x+2, और इधर क्या है 16/9 और उसकी पावर 1। बेस सेम है, इक्वल टू में है तो पावर भी इक्वल हो जाती है, तो x+2 इज इक्वल टू 1, x+2 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 2 - 1 कितना आ जाएगा -1, 1 - 2 कितना आ जाएगा -1, तो -1 हमारा आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल था ये, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल था लेकिन थोड़ा सा मुश्किल था, एग्जाम में सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये चीजें आपको वहां थोड़ी सोचनी पड़ेंगी कि क्या रिलेशन हमारा बन सकता है, दोनों तरफ रिलेशन हमारा सेम बनता हो और जो चीजें कैंसिल हो रही है पहले वो काट देते हैं। देखो हमने क्या क्या किया, हमने 81 लिखा इंटू 16/25 और उसकी पावर था x+2,
जो इसके डिवाइड में था यहाँ पे, ये इसके डिवाइड में था यहाँ पे, है ना, डिवाइड में 3/5 था, इसको मल्टीप्लाई में ले गए 144 इंटू 3/5 की पावर 2x प्लस 4 था। तो मैंने कहा अभी 2x प्लस 4 में से 2 कॉमन ले लो, तो स्क्वायर वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 बच जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। वो इसलिए लिया कि 25 की पावर x प्लस 2 और 25 की पावर x प्लस 2 सबसे पहले मेरा फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है उड़ जाए, ठीक है, उसको हमने उड़ा दिया, वो कैंसिल कर दिया, ठीक है, वो वाला पार्ट कैंसिल हो गया। हमने यहाँ पे काटा भी 9 9 81, 9 से काट दिया, यहाँ पे 16 आ गया, ठीक है। 9 इंटू 16 की पावर x प्लस 2, 9 की पावर x प्लस 2 इंटू में 16 आपके पास ही है, ये x प्लस 2 वाला इसके नीचे आ गया, 9 इधर इसके नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे 16/9 उसकी पावर x प्लस 2, 16/9 की पावर 1, बेस सेम है, इक्वल टू में पावर भी इक्वल हो जाएंगी। x प्लस 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है। आप समझ पाए, अब क्लियर हुआ कैसे किया, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा आसान नहीं था, ये एग्जाम के लिए हल्का सा मॉडरेट डिफिकल्ट था, है ना। ये भी थोड़ा सा मतलब कि मॉडरेट डिफिकल्ट वाला है, कि जिसको एपी के बारे में थोड़ा पता होगा वही बना पाएगा। चलिए, if 7 times the 7 term of AP is equal to 11 times its 11 term, then the 18 term of the AP हमें निकालना है, क्या होगा। सबसे पहले AP तो पता हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देखो उन्होंने AP लिखा हुआ है। अब कई बच्चों को AP नहीं पता भी AP क्या होता है। AP होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जिसने AP सुना ही नहीं होगा कभी, तो वो कैसे निकालेगा, वो तो कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होती कैसी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज हमारी वो सीरीज होती है जिसमें आपका जो गैप है ना, वो गैप सेम होता है, ठीक है। हमारा जो गैप होता है वो क्या होता है, सेम होता है, नंबर्स के बीच में गैप सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने अगर लिखा भी, हमने लिखा 3, फिर हमने लिखा 7, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19, ठीक है। सीरीज का गैप सेम होना चाहिए, 7 में से 3 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 15 में से 11 गया 4, 19 में 15 गया 4, तो 4 4 का गैप बन रहा है ना सब में, ठीक है। तो ये सीरीज जो होती है ना, हम इसको बोलते हैं हमारी एपी में सीरीज है, कि सबका गैप क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका ये होता है, फर्स्ट टर्म ए, नेक्स्ट टर्म a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, 6 टर्म तक तो मैं चल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, ठीक है। इफ 7 टाइम द 7th टर्म, देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th टर्म ये है, ये जो है ना मेरी क्या है, 7th टर्म है, 7वीं टर्म है। ये मेरी पहली टर्म होती है, डी होता है मेरा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जो डी हमारा क्या था, वो हमारा था डिफरेंस था दोनों के बीच के नंबर्स का, ठीक है। फर्स्ट टर्म जैसे हमने लिखा था ना, हमने लिखा था भी नंबर क्या, जैसे मान लो ये 3 था, तो अगले में हमने गैप दिया था 4 का, तो ये 3 + 4 था ये, ठीक है, कि 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया। फिर यहाँ पे 3 + 2 × 4 8, 3 11 आ गया था, ठीक है। ऐसे चल रही थी वो टर्म। तो डी जो है ना वो आपका डिफरेंस होता है। ए हमारी फर्स्ट टर्म है, ए हमारी क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है। डी हमारा क्या होता है, जो नंबर्स के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है, वो होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th। अब 7th टर्म में जो लिखा गया है a + 6d आता है, मतलब अगर 7वीं टर्म है तो उससे एक कम लेना है, डिफरेंस जो है 6d। छठी टर्म है तो 5d, जो 5वीं टर्म है तो 4d, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो उसने कहा 7 टाइम्स द 7th टर्म a + 6d इज इक्वल टू 11 टाइम द 11th टर्म। 11th टर्म सोचना आप जरा क्या होगी, उससे एक कम वाली, आप क्या लिखोगे, a + 10d। जब 7th टर्म में 6d आ रहा है तो 11th टर्म में क्या आएगा, 10d आएगा। तो कह रहा है 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म। इसको ओपन करो, 7 है, 7 6 42d, 11 है प्लस 110d, ठीक है। 7 को उधर लेके जाओ, 7 है 11 है, 7 है माइनस होगा तो 4 है। 42d को उधर लेके जाओ, 42 आपका माइनस होगा तो कितना, 68d इज इक्वल टू क्या हो गया, 0।
दोनों को उधर ले गए ना, 7a को उधर ले गए, 11a माइनस 7 4a हो गया, 110 माइनस 42 कितना, 68d इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड किया तो a प्लस 17d इक्वल टू 0। ये जो a प्लस 17d इक्वल टू 0 है, ये कौन सी टर्म है? ये 18th टर्म तो है। डिफरेंस के साथ कितना आ रहा है? 17 आ रहा, तो टर्म उसकी एक ज्यादा वाली 18वां। 7th टर्म के साथ क्या था? 6d, तो 18 टर्म के साथ क्या आएगा? 7d, तो इसका टोटल कितना आया? 0। हमें 18 टर्म ऑफ द AP निकालना था, तो हमारा आंसर कितना है? 0। समझ पाए क्वेश्चन को? देखो सबसे पहले आप सीरीज को ये समझो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th टर्म है। 7th टर्म में आ रहा है a प्लस 6d। 7th टर्म में क्या आ रहा है? a प्लस 6d। 11th टर्म में क्या आएगा? 11th टर्म में आएगा a प्लस 10d। 7 टाइम्स 7th टर्म, 11 टाइम्स 11 टर्म, ये जो है ना आपस में क्या है? इक्वल है, तो मैंने इक्वल टू में लिख दिया। ओपन किया, 7a 42d, 11a और 110d, माइनस कर दिया, दोनों इधर आगे इक्वल टू 0, तो a प्लस 17d इक्वल टू 0 आ गया। 17d का मतलब 18वीं टर्म है ये, तो 18वीं टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 0 आ रही है। समझ पा रहे हो? तो देखो ये बेसिक बेसिक सी बातें होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, मतलब कि आप लोगों ने ये अगर पढ़ा हुआ ना, एक भी बार चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा ना, तो आप एग्जाम में इन सभी क्वेश्चंस को बना सकते हो, आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक बार पढ़ना जरूरी है, तो आप लोग एक बार कोचिंग लो, ठीक है। आप यहाँ से नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आप जहाँ पे भी नियर बाय कहीं भी होगे तो आप वहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पर अच्छा लगता है वहां पर जाओ, लेकिन कोचिंग लोगे तो एग्जाम के जो क्वेश्चन है आप लोग थोड़ा सा जल्दी बना पाओगे, ठीक है। और एग्जाम्स का वेट मत किया करो, एग्जाम तो आते रहेंगे, आप अपनी तैयारी पहले से रखो, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू आज के लिए, इतनी वीडियो देखने के लिए। मुझे थोड़ा बहुत कमेंट करके बता दिया करो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, वीडियो अच्छी लगी है, कुछ तो कमेंट करके बताया करो कि मोटिवेशन हमें मिले, ताकि हम और भी वीडियोस बनाएं, ठीक है। अब देखो रीजनिंग की भी आ रही है, मैथ की भी आ रही है, इंग्लिश की भी आ रही है, तो हर वीडियो में कमेंट करके आप बता दिया करो कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। और किसी भी बैचेस के रिगार्डिंग अगर आप कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।